खेल के लिए जान लेने वाली सोच की भी बात करेंगे। आज से 2 दिन बाद यानी कि रविवार को दुनिया के करीब 350 करोड़ लोग फुटबॉल पर मतलब टेलीविजन पर फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखेंगे। लेकिन उस मैच से पहले यूरोप के करीब 74 करोड़ लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। और ये चुनौती जानते हैं क्या है? कट्टरता बनाम लोकतंत्र का फाइनल मैच कौन जीतेगा। कट्टरता बनाम लोकतंत्र का फाइनल मैच कौन जीतेगा। इस मैच का ट्रेलर दुनिया ने तब देखा जब फ्रांस ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मोरक्को को हरा दिया। इसके बाद फ्रांस समेत यूरोप के कई हिस्सों में जबरदस्त दंगे शुरू हो गए। पहले आप एक एक करके इन दंगों की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर जो है जो हम आपको दिखाएंगे वो फ्रांस की है, जहां हार के बाद दंगाइयों ने पुलिस पर हमला कर दिया, पुलिस पर ही अटैक कर दिया। ये वो तस्वीर है, पुलिस पर ही अटैक कर दिया। ये मोरक्को की हार के बाद अपने ही देश के दुश्मन हो गए ये लोग। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, वो भी फ्रांस की है, जहां दंगाइयों ने आगजनी की। ये तस्वीर सड़क पर आगजनी, अपने ही देश के दुश्मन हो गए ये लोग, क्योंकि इनके धर्म से जुड़ी एक टीम हार गई, अपने ही देश के दुश्मन हो गए ये लोग। तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, उसको भी ध्यान से देखिएगा। इसमें दंगाई एक कार को घेर लेते हैं जिसमें फ्रांस का झंडा लगा होता है और कार में बैठा ड्राइवर घबरा जाता है और फिर जल्दी से कार को मोड़ता है। इस दौरान एक 14 साल का बच्चा कार से कुचला जाता है। 14 साल के बच्चे की मौत हो जाती है। ये तस्वीर, अगली तस्वीर हम आपको, ये वो तस्वीर जिसमें 14 साल के बच्चे की मौत हो गई। इसमें फ्रांस का झंडा लगा था और अपने ही देश के दुश्मन बने लोग अपने देश का झंडा उतारने पर आए, गाड़ी घुमाई, 14 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हुई। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। दंगाइयों को फ्रांस की सड़कों पर जाम लगाते हुए भी देखा गया, जगह जगह प्रदर्शन करते हुए देखा गया। अच्छा, हार तो हार, ये तो हार की वजह से हो रहा था। ये देखिए वो तस्वीर, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, अपने देश में चक्का जाम, अपने देश से दुश्मनी इन लोगों ने ले ली। दंगाइयों ने जीत के बाद, मतलब हार में तो हार, जीत के बाद भी ऐसा ही किया। अगली तस्वीर स्पेन की हम आपको दिखाते हैं। जब मोरक्को से स्पेन को हराया, मोरक्को ने स्पेन को हराया, जब जीत गया मोरक्को, तो स्पेन में दंगाइयों ने सड़क पर आगजनी शुरू कर दी, स्थानीय लोगों से मारपीट करने लगे। ये जीत का दंगा था, हार का दंगा दिखाया, अब जीत के बाद भी दंगा, हार के भी दंगा, जीत के बाद भी दंगा। इसी तरह हॉलैंड में भी दंगाइयों ने उत्पात मचाया। यही हाल बेल्जियम में भी हुआ। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में दंगाइयों ने एक बालकनी में, ये देखिए तस्वीर, बालकनी में लहराते फ्रांस के झंडे को फाड़ दिया। ये अपने देश के दुश्मन हो गए। इनकी टीम जीती है, इनके यहाँ की टीम, फ्रांस की टीम जीती है, लेकिन फ्रांस में मोरक्को के फैंस अपने धर्म की वजह से अपने देश के दुश्मन हो गए। मोरक्को 99% जो है मुस्लिम पॉपुलेशन वाली कंट्री है, एक इस्लामिक मुल्क है। सड़कों पर तोड़फोड़ की गई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में, जहां पर यह सब हुआ, ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन की संसद है और यहीं पर इन शरणार्थियों के लिए तरह तरह की योजनाएं तैयार की जाती है। ब्रसेल्स, इसी संसद में बैठकर यूरोप के 27 देशों से आए नेता इन शरणार्थियों के मानवाधिकारों की दुहाई देते हैं और ऐसे कानून बनाते हैं जिनसे शरणार्थियों को यूरोप के अलग अलग देशों में प्रवेश मिल पाए और युद्ध, गृह युद्ध, गरीबी और बीमारियों से परेशान होकर अपने देश छोड़कर यहां आने वाले शरणार्थियों का एक तरीके से जीवन जो है वो बेहतर हो पाए, इसलिए ये लोग यहां आते हैं। अब इसको समझिए कि सताए हुए लोगों को शरण देना बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये मानवता है, शरण देना मानवता है। लेकिन जब ये मानवता देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र पर खतरा हो जाए और ये मानवता देश की सुरक्षा पर भारी पड़ने लगती है, तो वही होता है जो बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड की सड़कों पर देखने को मिला। यूरोप ने दिल खोलकर स्वागत किया शरणार्थियों का और उसके बाद शरणार्थियों ने क्या हाल किया यूरोप की सड़कों का। जिन लोगों ने इस देश को आग लगाई, इन देशों के झंडे फाड़े, उनमें से ज्यादातर मोरक्कन मूल के थे। देखिए, मोरक्को एक ऐसा देश है जिसकी 98% आबादी इस्लाम को फॉलो करती है, इस्लाम मानती है। मोरक्को साल 1956 तक फ्रांस का उपनिवेश हुआ करता था। उपनिवेश काल के दौरान मोरक्को के लोगों ने फ्रांस में बसना शुरू कर दिया था और आज फ्रांस में मोरक्कन मूल के 10 लाख लोग रहते हैं। इनमें बड़ी संख्या में तीसरी पीढ़ी के लोग भी हैं, शुरुआत से रह रहे हैं अपने देश में। फ्रांस जीता तो मतलब इनका देश जीता, यानी कि दंगा करने वाले मोरक्को के इन लोगों की कई पीढ़ियां फ्रांस में रहती आई हैं। इन्होंने फ्रांस जैसे विकसित देशों के संसाधनों का इस्तेमाल किया, जीवन बेहतर किया, अच्छी शिक्षा ली, स्वास्थ्य हासिल किया। इसलिए कायदे से इन्हें अपने फ्रांस देश का जश्न मनाना चाहिए। अपना देश जीता है, उसकी जीत पर खुश होना चाहिए। उसकी हार का मतलब, अगर हार जाता है फ्रांस तो गम मनाना चाहिए। लेकिन ऐसा करने की बजाय इन लोगों ने अपने ही देश में दंगे कर दिए
मतलब हार का बदला अपने ही देश पर हमला, जहां इनकी कई पीढ़ियां बरसों से रहती आई हैं। अब आप इसे देशद्रोह नहीं कहेंगे तो फिर और क्या कहेंगे? मैच दो देश खेलते हैं, लेकिन क्योंकि मुकाबला इस्लामिक देश, अच्छा इस्लामिक देश की टर्म भी हम नहीं दे रहे हैं, ये इमरान खान और तमाम लोग कह रहे थे कि इस्लामिक देश मोरक्को और लोकतांत्रिक देश फ्रांस के बीच था, इसलिए इनकी निष्ठा अपने धर्म के साथ दिखी, देश के साथ नहीं। इन लोगों ने फुटबॉल में मिली हार को धर्म की हार मान लिया और फिर ये तस्वीरें। अच्छा, बहुत सारे लोगों का यह तर्क होगा कि मोरक्को फ्रांस का उपनिवेश रहा है, इसलिए मोरक्को के लोगों में फ्रांस के प्रति गुस्सा है। मतलब मोरक्कन जो फैंस हैं वो अपनी टीम को चीयर कर रहे हैं। लेकिन आज हम उन लोग, मतलब दंगे करने की इजाजत तो नहीं है ना, आज हम उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहते हैं। बहुत लोगों ने एक तर्क दिया, भारत 200 वर्षों तक ब्रिटेन का गुलाम रहा, अंग्रेजों ने भारत पर अनगिनत अत्याचार किए, हमारे संसाधनों को लूटा, हमें गरीब देश बनाकर छोड़ा, लेकिन क्या इससे ब्रिटेन में बसे भारतीयों को वहां दंगा करने का हक मिल जाता है क्या? अगर इंडिया हार जाए तो क्या ब्रिटेन में जो इंडियंस है वो दंगा करने लगेंगे क्या? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आप अतीत के जुल्मों की सजा वर्तमान में उन लोगों को नहीं दे सकते हैं जिनका उन जुल्मों सितम से कोई लेना देना नहीं। यह वजह कि आज ब्रिटेन में एक भारतीय मूल के व्यक्ति का प्रधानमंत्री बनना संभव हो पाया। और दूसरी बात, मोरक्को फ्रांस का उपनिवेश रहा, उसका भी जवाब, लेकिन बेल्जियम, हॉलैंड, स्पेन जैसे देशों का तो नहीं रहा ना, तो वहां दंगा करके इनको क्या मिला? असल में ये वो लोग हैं जिन्हें कट्टरता फैलाकर किक मिलती है। फुटबॉल को लात मार नहीं पा रहे तो अपने देश को लात मार रहे हैं, कट्टरता किक देती है। ये लोग कट्टरता का ये वायरस पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, और खासकर यूरोप जैसे महाद्वीप में ये कट्टरता अब एक महामारी का रूप ले चुकी है। ये मारामारी वाली महामारी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बेल्जियम, जिसकी राजधानी है ब्रसेल्स। जैसा कि हमने आपको यह बताया कि ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन की संसद बैठती है, ईयू, यहीं पर नेटो का मुख्यालय भी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा संगठन है। यानी कि एक ऐसा शहर है जो पूरी तरह से सुरक्षित और क्रूरता के वायरस से मुक्त होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब भी यूरोप में कोई बड़ा आतंकवादी हमला होता है तो उसके तार अक्सर ब्रसेल्स से जुड़ते हैं। पूरे यूरोप में कहीं भी कोई टेरर अटैक होगा तो उसके तार ब्रसेल्स से जुड़ते हैं, और वो भी ब्रसेल्स के खास इलाके से जिसका नाम है मोलेनबीक। मोलेनबीक, चाहे 2004 के स्पेन में हुए सिलसिलेवार बॉम्ब ब्लास्ट हो, 192 लोग मारे गए, चाहे 2015 में शार्ली एब्दो पर हुआ टेरर अटैक हो जिसमें मिले हथियारों की बात हो, 2016 में 32 लोगों की जान लेने वाले ब्रसेल्स बम धमाकों की बात हो, सबके तार ब्रसेल्स के इसी इलाके से जुड़ते हैं जिसका नाम है मोलेनबीक। अब उस इलाके में ऐसा क्या है वो हम आपको समझाएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। मोलेनबीक एक म्यूनिसिपैलिटी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां की 40% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। यहां बाहर से आए और इस्लाम को मानने वाले लोगों ने घेटोज बना लिए हैं। ये एक शब्द होता है अंग्रेजी का घेटोज। घेटो यानी कि एक ऐसा इलाका जहां एक ही जाति और धर्म के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, घेटोज। इसी वजह से मोलेनबीक आज बेल्जियम ही नहीं, यूरोप का एक ऐसा मोहल्ला बन गया है जहां पुलिस भी जाने से डरती है। ऐसे कई मोहल्ले आप तुलना करेंगे भारत के शहरों में भी कभी कभी आपको इस तरह के दिख जाते हैं। शाहीन बाग आंदोलन आपको याद होगा, जहां बाहर के किसी व्यक्ति और खासकर नापसंद मीडिया की एंट्री बैन थी, वो बिना परमिशन अंदर घुस नहीं सकते थे, रोक दिया जाता था बाहर। यूरोप में ऐसे एक नहीं बल्कि कई ऐसे मोहल्ले विकसित हो गए जहां से दंगा, आतंकवाद और मारामारी वाली ये महामारी बहुत तेजी से फैलती जा रही है। इसे समझने के लिए आज आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं। हमने रिसर्च करी इस टॉपिक पर। यह आंकड़ा दुनिया की प्रतिष्ठित संस्था, रिसर्च संस्था पीयू रिसर्च का है। अब जिसके मुताबिक फिलहाल पीयू रिसर्च के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, जिसके मुताबिक आपको बता दें, मैं ये आपको ग्राफिक्स यहां पर दिखाऊंगा, इसको नोट करिएगा, इसको समझिएगा। जिसके मुताबिक देखिए, फिलहाल यूरोप की सिर्फ 4.9% आबादी जो है वो मुस्लिम है, सिर्फ 4.9%। इनमें शरणार्थी के रूप में आए मुसलमान भी इसमें शामिल है, 4.9%, और कानूनी रास्ते से आए मुसलमान भी इसमें शामिल हैं। लेकिन फ्रांस में मुसलमानों की आबादी 8.8% है। फ्रांस में, ये पीयू रिसर्च का डेटा है। ब्रिटेन में 6.3% और जर्मनी में 6.1%। जर्मनी में 6.1% है। अब इसको समझिए, पीयू रिसर्च के मुताबिक अगर यूरोप में बाहर से आए मुसलमानों का प्रवेश बिल्कुल भी बंद हो जाए, अगर बिल्कुल बंद हो जाता है, अगर आज ये शरणार्थी और इमिग्रेशन किसी तरह का सब कुछ ब्लॉक कर दिया जाए, तो पीयू रिसर्च कहती है इनका इमिग्रेशन अगर जीरो भी हो जाए ना, तो भी 2050 तक यूरोप की आबादी में मुसलमानों की जो हिस्सेदारी है वो 4.9% से बढ़कर 7.4% हो जाएगी।
4.9 से बढ़कर 7 पॉइंट। अगर यूरोप में प्रवेश बंद हो जाए तो ये प्योर रिसर्च का है, 7.4 तब भी हो जाएगी, क्योंकि मौजूदा मुस्लिम आबादी की औसत आयु बहुत कम है और प्रजनन दर के हिसाब से ये जो है आंकड़ा प्योर रिसर्च ने दिया है। अगर मुसलमानों की इमिग्रेशन की रफ्तार कम हो जाए, मतलब अगर थोड़ा सा होल्ड कर दिया जाए, शरणार्थियों को जो शरण दे दी जाती है, धर्मशाला बना दिया जाता है, अगर थोड़ा सा होल्ड भी कर दिया जाए तो भी 2050 तक यूरोप में मुसलमानों की आबादी 11.2% हो जाएगी। और अगर तीसरी कंडीशन, ये प्योर रिसर्च का डाटा है, अगर शरणार्थियों का आने की रफ्तार जैसे आज चल रही है, आज की तरह अगर इसी तरह से कायम रहती है तो 28 सालों बाद 2050 तक यूरोप की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 14% हो जाएगी, 14% से ज्यादा हो जाएगी। 14% से ज्यादा ये तब हो जाएगी अगर आज जैसे हालात, अगर ये आज जैसी स्थिति आगे भी इसी तरह से जारी रहती है तो 28 वर्षों बाद 2050 में यूरोप में मुस्लिम आबादी 14% हो जाएगी, अगर इमिग्रेशन धर्मशाला बनाए रखा ऐसे ही, यानी कि आज के मुकाबले 3 गुना ज्यादा। अच्छा, ये तो ओवरऑल मतलब आबादी की बात हमने हुई, लेकिन जो देश शरणार्थियों को खुले दिल से स्वीकारने के लिए तैयार रहते हैं ना, उनकी स्थिति क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, अगर शरणार्थियों को अपने देश में मतलब रफ्तार आज की तरह रही तो 2050 तक कंट्री वाइज आपको बता दें, बेल्जियम की कुल आबादी में मुसलमानों की आबादी जो है वो 18% है, फ्रांस में 18% और जर्मनी में 19% है। ये जितनी भी फिगर्स हैं ये प्योर रिसर्च की है। बेल्जियम में 18% है, 18.2%, 2050 तक बदलेगा। फ्रांस में 18% है और साथ ही आपको बताएं ये 19% जर्मनी में, और स्वीडन जैसे देशों में तो मुसलमानों की हिस्सेदारी 30% तक पहुंच जाएगी। 30% 2050 तक अगर इसी तरह से चलता रहा। ये वो देश है जहां की सरकारें ही नहीं, आम लोग भी शरणार्थियों का खुले दिल से स्वागत करते हैं और उन्हें इनमें कोई खतरा नजर नहीं आता। प्यू की रिसर्च के मुताबिक स्वीडन के सिर्फ 22% लोगों को लगता है कि उन्हें शरणार्थियों से खतरा है। स्वीडन के मतलब सिर्फ इतने 18% लोगों को लगता है। जर्मनी के सिर्फ 28% लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन ग्रीस के 67% लोग और पोलैंड के 28%, पोलैंड के 60% लोग, ग्रीस के 67% मानते हैं कि शरणार्थी खतरा। प्यू रिसर्च मानते, ये प्यू रिसर्च के हिसाब से है। पोलैंड के 60% लोग मानते हैं शरणार्थियों की बढ़ती संख्या को अपने देशों के लिए वो लोग खतरा मानते हैं। पोलैंड में भी शरणार्थियों को लेकर नीतियां बहुत सख्त रही है और शायद यही वजह है कि पोलैंड में इस तरह की कट्टरता फैलाने की खबरें नहीं आती। आपको एक बयान सुनाते हैं। 2018 में पोलैंड की तत्कालीन सरकार के सांसद डोमिनिक तारजोंस्की ने ब्रिटेन के एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि उनका देश गैर कानूनी ढंग से घुसपैठ करने वाले मुस्लिम शरणार्थियों को शरण नहीं देता है और ना ही देगा। आज एक भी टेरर अटैक नहीं हुआ क्योंकि एक शरणार्थी को भी नहीं लिया पोलैंड ने, एक को भी नहीं लिया। ये उनका बयान बहुत वायरल हुआ था, सुना देते हैं आज आपको। If you are asking me about Muslims illegal immigration, none, not even one will come to Poland. Not even one if it's illegal. We took over 2 million Ukrainians who are working, who are peaceful in Poland. We will not receive even one Muslim because this is what we promised. This is what our people are expecting from our government. That's number one. This is why our government was elected. This is why Poland is so safe. This is the reason why we had not even one terrorist attack. Look at the streets in Poland, and we can be called populists, nationalists, racists. I don't care. I care about my family and about my. वो कह रहे हैं आप हमें कुछ भी कहिए, लेकिन हमारे लिए हमारे देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। मानवाधिकार अगर देश की सुरक्षा पर हावी होते हैं तो हमको शरणार्थी नहीं चाहिए। मानवाधिकारों का लेक्चर जितनी भी कंट्रीज दे रही थी, जो रेफरी बनी हुई थी, इंडिया के मामले में भी जो सीए को लेकर हमको इंडिया को लेक्चर दे रही थी, आज वहां पर उनको पेनल्टी भरनी पड़ रही है और शूट आउट भी वहीं हो रहा है। लेकिन जो बात सोचिए पोलैंड को समझ आ गई कि ये खतरा है, वो बात यूरोप के कई बड़े बड़े देश नहीं समझ पाए। कई बड़े बड़े देश, हालांकि पिछले साल फ्रांस ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। वहां की संसद ने फ्रांस में कट्टरपंथ रोकने के लिए एक विशेष कानून पास किया था, जिसके जरिए कट्टरपंथ के जरिए फ्रांस के टुकड़े करने का सपना देखने वालों पर नकेल कसी गई थी। अब हुआ क्या था, इस कानून के तहत, फ्रांस ने जो कानून बनाया, इस कानून के तहत बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना अनिवार्य बना दिया गया था, क्योंकि घर पर शिक्षा के नाम पर बच्चों को कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जाता। फ्रांस जाग गया।
पहले धर्मशाला बना दिया, खुले दिल से स्वागत किया, उसके बाद जाग गया। इसमें मस्जिदों को मिलने वाले फंड पर भी फिर नजर रखने का प्रावधान किया गया। इसको हालांकि इस्लामोफोबिया बहुत बताया गया इस फैसले को, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से इमैनुअल मैक्रों फ्रांस ने फैसला लिया। अब होता क्या था, इसके तहत फ्रांस की मस्जिदों को विदेशों से फंड नहीं मिल सकता, कोई फंडिंग नहीं होगी मस्जिदों को बाहर से। सभी सरकारी कर्मचारियों को सेकुलरिज्म में ट्रेनिंग देने का प्रावधान भी इस कानून में है, सेकुलरिज्म पर ट्रेनिंग। और इसी कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक करता है तो उसे भी सजा, उसमें भी सजा का प्रावधान है। ये तमाम फ्रांस में कट्टरपंथ पर एक्शन लिया गया क्योंकि फ्रांस में कई अटैक्स हुए। यह प्रावधान 2020 में फ्रांस में एक स्कूल टीचर की हत्या से ही सबक लेकर किया गया था, जिसका नाम था सैमुअल पैटी। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 16 अक्टूबर 2020 को एक इस्लामिक आतंकवादी जो कि चिचेन्या से आया रिफ्यूजी आया था फ्रांस में, उसने सैमुअल पैटी की गर्दन सिर्फ इसलिए काट दी क्योंकि उसने स्कूल में बच्चों को अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ पढ़ाते हुए शार्ली एब्दो में छपा कार्टून दिखा दिया था। इसके बाद उसी स्कूल में पढ़ने वाले 2 छात्रों और उनके माता पिता ने यह जानकारी सार्वजनिक कर दी थी और उसी से सबक लेते हुए नए कानून के एक हिस्से को उसी के नाम पर सैमुअल पैटी की गर्दन काटी गई। तो फ्रांस ने कट्टरपंथ के खिलाफ जो कानून बनाया उसका नाम रखा पैटी लॉ, उसका नाम पैटी लॉ रखा गया, जिसके तहत अब फ्रांस में किसी से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक करना अब एक अपराध है। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों की सरकार ने भले ही कट्टरपंथ से लड़ने की कसम खा ली हो, लेकिन आज भी यूरोप के कई देश और वहां के वामपंथी और लिबरल नेता चाहते हैं कि शरणार्थियों पर किसी तरह की नकेल ना कसी जाए। हमारे यहां पे भी कई लोग हैं ऐसा, उनका खुले दिल से स्वागत होना चाहिए, धर्मशाला बना दिया जाना चाहिए। रोहिंग्याओं को लेकर हमारे यहां पर भी इस तरह का माइंडसेट है और उनका विरोध करने वालों को ही मानवता विरोधी बता दिया जाता है। अच्छा, एक और चीज आप शुक्र कीजिए कि हमारे देश में ऐसे लोगों का दबाव काम नहीं आया और सरकार सीए जैसे कानून को डाइल्यूट नहीं करी, वरना जो हाल फ्रांस में हुआ वही इंडिया, या जो हाल पेरिस में वो इंडिया में भी हो सकता था। आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी के एक बयान को आज आपको सुनना चाहिए। आज विजय दिवस है, एक ऐसा बयान जिसे सुनकर हर उस व्यक्ति को दुख पहुंचेगा जो देश की सेना से प्यार करता और देश की सेना का सम्मान करता है और जिसे देश की सेना के पराक्रम पर जरा भी शक नहीं है। यह बयान कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा का चेहरा राहुल गांधी का है। भले ही तवांग में, गलवान से लेकर तवांग तक भारतीय सेना ने गर्दन तोड़ पराक्रम दिखाया, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि सेना, चीन की सेना अरुणाचल में हमारे सैनिकों को पीट रही है। बयान सुना दीजिए आप। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। मतलब सोचिए, भारतीय सेना ने गलवान में गुरूर तोड़ा, डोकलाम में भी गर्दनें तोड़ी और यहां पर भी, फिर भी राहुल गांधी के लिए भारत की सेना कमजोर है, भारत की सेना पिट रही है। राहुल गांधी के अलावा आपको याद होगा असद ओवैसी, चाहे असदुद्दीन ओवैसी, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि सेना मार खा रही है। हालांकि सेना का अपमान करने वाले बयान में राहुल गांधी थोड़ा पिछड़ गए। राहुल गांधी से पहले महबूबा मुफ्ती और असदुद्दीन ओवैसी भी कह चुके हैं कि भारतीय सेना चीन की सेना से पिट रही है। देश नहीं झुकने देंगे में फिलहाल इतना ही। अब आगे सवाल की एक बात।